चलिए दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली के अंतर्गत हमारी एक यूनिट कवर हो चुकी है। यहाँ पे हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट में क्या देखने को मिल जाता है? वाउचर, ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल टूल, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके रहेंगे आईएमपी, और उसके साथ में हम देखेंगे सॉल्यूशन विद प्रैक्टिकल। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल में आपको समझाऊँ, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में लिखने में उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करें। और साथ ही एग्ज़ाम में जो आंसर है वो लिखने का तरीका मैं बताते रहता हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। और यहाँ पे इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये सॉल्यूशन की भी और इसकी कंप्लीट एक नोट्स की भी। तो आप जाकर जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट में भी मिल जाएगी, या जैसे भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए, यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है यूनिट सेकंड के अंतर्गत, टैली में ग्रुप्स लेज़र बनाने, उसको बदलने और उसको प्रदर्शित करने की प्रक्रिया बताइए। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, लेज़र ग्रुप क्या होते हैं, तो वो कंपनी बनाते समय मैंने आपको बेसिक रूप से कंपनी बनाना और उसमें कंपनी में फेरबदल करना, डिस्प्ले करना, शट डाउन करना, ये सारी चीज़ें दिखा दिया था। तो ग्रुप क्या होते हैं? तो ग्रुप मतलब एक प्रकार की कैटेगरी होते हैं, यानी कि एक वर्ग होते हैं, जिसके अंतर्गत हम लेज़र अकाउंट को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कोई ओनर है, ओनर ने क्या करा है, किसी प्रकार से धन लगाकर व्यापार को शुरू किया है, तो ओनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। जैसे किसी को उधार लिए हमने, या फिर सेंट्री क्रेडिटर्स है, तो वो करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आएंगे। या फिर आपको जो है आउटस्टैंडिंग जो आपका बिल है, रेंट है, वो देने का है, तो वो किस में आएगा? करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। सेल्स अकाउंट सेल्स में आएगा। इसके अलावा आप जो है जैसे सैलरी वगैरह देते हो, तो सैलरी किसके अंतर्गत आएगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगी। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सेल्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ग्रुप्स के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा लेज़र की अगर बात करें, तो लेज़र का मतलब क्या हो जाता है? लेज़र एक प्रकार से खाते होते हैं। खाते का मतलब जैसे आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं ना बैंक में, जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट है, अरविंद का अकाउंट, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं टैली में किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो मेरा एक अकाउंट खुलता है, उसी अकाउंट को हम बोल देते हैं लेज़र अकाउंट। ठीक है, और लेज़र किसके अंतर्गत आ रहा है? लेज़र मान लीजिए हमने किसी चीज़ से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए मैं किसी का ग्राहक हूँ या सप्लायर हूँ, तो उसके हिसाब से मैं सैंड्री क्रेडिटर्स और सैंड्री डेप्टर्स बन जाऊँगा। तो ये अंडर कैटेगरी आ जाती है। जैसे मान लीजिए लेज़र बनाने के लिए हम कैश अकाउंट लेते हैं, बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेस अकाउंट, ये सब लेज़र है। इसके अलावा ग्रुप और लेज़र बनाने के लिए टैली में सबसे पहले मुख्य मेनू में जाना है, तो उसके लिए देखिए, जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको स्टेप्स भी लिखना है, कहाँ कहाँ जाना है, और साथ में स्टेप के साथ साथ में इस प्रकार के डायग्राम बनाना नहीं भूलना है। जब जब जो भी डायग्राम प्रदर्शित होते हैं, उन डायग्राम को आपको बनाना है, ताकि एग्जामिनर अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको दे सके। तो चलिए, हम जो है टैली में चलते हैं सीधे, और शुरू से हम एक बार फिर से देखते हैं कंपनी बनाना। देखिए, यहाँ पर चलते हैं हम टैली में, और टैली में जाने के बाद देखिए ERP9, हम प्राइम में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो प्राइम में अभी नहीं देखेंगे, ज़्यादा ही टफ हो जाएगा, पूरा पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो हम जो है प्राइम को अगला, यानी कि कंप्लीट वीडियो जब आएगा तो उसमें देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ स्टार्टअप विंडो मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पे आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड, यानी W शॉर्टकट की बताना है और एंटर की प्रेस करना है। आपके सामने आ जाएगा गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली का मतलब मेन मीनू जो टैली का रहता है। जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कंपनी है वो है अभी SSW एजुकेशन। हम चाहे तो कंपनी बदल सकते हैं। तो कंपनी बनाना तो मैंने बता दिया, कंपनी बदलना बताता हूँ। जैसे सेलेक्ट कंपनी में गए, और सेलेक्ट कंपनी में आपको क्लिक करना है या एंटर की प्रेस करना है, और यहाँ पे देखिए हमारी कंपनी है टेस्ट कंपनी। देखिए, यहाँ पे हमारी जो कंपनी है वो सेलेक्ट हो चुकी है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी में जो करंट कंपनी है वो बोल्ड में दिखेगी। उसके अलावा जो बाकी कंपनी है वो नीचे भी दिख रही है, कि यहाँ पे क्या है, उसका करंट पीरियड दिख रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल से 2025। और इसमें हम जाएंगे तो हम स्केप की दबाएंगे। स्केप की दबाएंगे तो देखिए बैक चले गए हम कहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली में। और गेटवे ऑफ टैली में हमारी करंट कंपनी अब हो गई है कौन सी? आपकी जो है टेस्ट कंपनी। ठीक है, अब इसमें जो है आपको बहुत सारे मीनू दिखते हैं। जैसे आप ध्यान से देखोगे, देखिए अकाउंट इन्फो दिख रहा है। अकाउंट इन्फो का मतलब हो जाता है कि भाई अकाउंट से रिलेटेड बेसिक चीज़ें। इन्वेंट्री इन्फो है, अकाउंटिंग वाउचर है, इन्वेंट्री वाउचर, यानी कि अलग अलग है। किसी अदर जगह से डाटा इंपोर्ट करना, तो उसके लिए इंपोर्ट डाटा है। बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। बैलेंस शीट देखना है रिपोर्ट के अंतर्गत, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, स्टॉक की समरी देखना है, रेशियो एनालिसिस है, डिस्प्ले में बहुत सारी रिपोर्ट्स देखना है, और टैली को क्विट करना है। तो ये बेसिक रूप से इतना मीनू हो जाता है। अब मैं अकाउंटिंग इन्फो के अंतर्गत चलता हूँ, एंटर की प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ग्रुप और लेज़र। ग्रुप और लेज़र, अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप क्या बनाओगे? लेज़र।
तो लेज़र बनाओगे तो लेज़र में आप क्या करोगे, एंटर की प्रेस करोगे। अब यहाँ पे सिंगल लेज़र भी बन जाती है और मल्टीपल भी। मान लीजिए एक ही कैटेगरी है तो आप मल्टीपल लेज़र बना सकते हैं, जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत बहुत सारी लेज़र बना सकते हो। या सिंगल लेज़र बनाना तो आप सीधे क्रिएट पर क्लिक करोगे और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको लेज़र क्रिएशन की विंडो डिस्प्ले हो चुकी है। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, जैसे मान लीजिए मुझे बेजिस का अकाउंट बनाना, बेजिस मतलब मजदूरी, ये मैंने बेजिस लिखा, एंटर करा, ठीक है। उसके अलावा एलाइज यानी उपनाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखो बेजिस अकाउंट किसके अंतर्गत आता है, तो अंडर अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत मैं भी बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ अकाउंट देखने को मिल रहा है, तो चार्ट इला मतलब जो है लिस्ट ऑफ अकाउंट जो है चार्ट अकाउंट के अंतर्गत हम आगे देखेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए आपको जो बेजेस है वो आ जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। डायरेक्ट क्यों आता है, सारी चीज़ें मैं आगे दिखाऊंगा। इसके अलावा इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड टाइप, इसको नो रहने दीजिए और सीधे आप एंटर करके कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये सेलेक्ट सेव हो जाएगा। ये हो गया बेजेस अकाउंट। अब इसके बाद हम जो है और बनाना चाहते हैं तो बनाते रहेंगे एक एक करके। हम एस्केप की दबाएंगे, बैक चलेंगे, यहाँ से आप डिस्प्ले करा सकते हैं। देखिए हमने जो बेजेस बनाए हैं, डब्ल्यू दबाए और देखिए बेजेस को देख सकते हैं। देखिए बेजेस को हम जो है यहाँ पे अल्टर मोड में ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये तो डिस्प्ले हो गया है ना। बेजेस में चलते हैं और अल्टर मोड में चलते हैं और यहाँ पे देखिए डब्ल्यू दबाते हैं और बेजेस। अब यहाँ पे हम जो है बेजेस वाला जो लेज़र बनाया है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, अंडर कैटेगरी जो भी चेंज करना है, यानी कि अल्टर का मतलब सुधार करना। और यहीं से अगर डिलीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टर के साथ डी प्रेस करना पड़ेगा। तो आपके सामने देखिए डिलीट कन्फर्मेशन का डायलॉग बॉक्स आ गया है, यस और नो। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है एग्जाम में, तो आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से मतलब नंबर भी अच्छे मिलने वाले हैं। तो ये हो गया आपका लेज़र से रिलेटेड चीज़ें। इसी प्रकार अगर ग्रुप बनाना है, ग्रुप तो वैसे ऑलरेडी रहते हैं, 28 ग्रुप के आसपास हमारे देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। पर हम चाहते हैं कि कुछ पर्सनल इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत हमको बनाना है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे देखिए जो डिस्प्ले करके देखें सारे जो ग्रुप्स है वो हमको देखने को मिल जा रहा है। हम चाहते हैं क्रिएट करना, तो हम जो है पर्सनल एक्सपेंसेस इस प्रकार से एक ग्रुप बना लेते हैं। और ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इसको हम जो है इस प्रकार से और एंटर करके सेव कर देते, ये ग्रुप बन गया। अब इसको देखना है, डिस्प्ले में जाओ और यहाँ पे लिखो पर्सनल, ये देखिए ये दिख गया। इसके साथ ही आप इसको अगर एडिट करना चाहते हैं तो अल्टर में जाएंगे और यहाँ से आप जो है क्या करोगे, पर्सनल में जाकर एडिट कर सकते हो जो भी करना। नहीं तो स्केप बटन दबाओगे तो वापस आ जाओगे और अल्टर के साथ डी दबाओगे तो ये डिलीट का कन्फर्मेशन बॉक्स आएगा। यस और नो आपके पास में है, एन दबाओ तो वापस चले जाएंगे, वाई दबाओ तो डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है ग्रुप को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार लेज़र में भी हमने काम किए। तो ये चीज़ हो जाती है आपकी क्या, एक प्रकार से टेस्ट कंपनी के अंतर्गत हमने जो है लेज़र तैयार कर लिए। पहले से भी ऑलरेडी बहुत सारी लेज़र मैंने यहाँ तैयार कर रखा हूँ। अब हम जो है आगे चल के एक एक करके वाउचर एंट्री भी करेंगे, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते रहेंगे। चलिए हम जो है क्वेश्चन में चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था ग्रुप लेज़र बनाने, बदलने और प्रदर्शित करने की प्रक्रिया। तो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने डायलॉग बॉक्स इस प्रकार दर्शाया हूँ, ऐसी प्रकार आपको टैली में जो भी विंडो आती है उसको छोटा छोटा इस प्रकार बनाते चलना है ताकि आंसर अच्छा रहे। इसके अलावा फील्ड नेम देखिए, यहाँ पे हमने अभी देखे थे ना, ग्रुप नेम क्या देना पड़ता है, जैसे फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अंडर ग्रुप में पेरेंट ग्रुप, ठीक है। नेचर ऑफ बैलेंस में क्रेडिट और डेबिट ऑटोमेटिक आता है। तो ये इस प्रकार से हम समझा सकते हैं। ग्रुप बदलना कैसे बदलते हैं, अल्टर में जाते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। ऐसे मैंने शॉर्ट में समझा दिया, आपको लिखना सीधे गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, फिर दूसरी स्टेप अकाउंट और इन्फो में जाएंगे, तीसरी स्टेप ग्रुप्स में जाएंगे, चौथी स्टेप अल्टर पे क्लिक करेंगे या अल्टर पे एंटर करेंगे और फिर उसके बाद अल्ट्रेशन विंडो डिस्प्ले होगी, ठीक है, जो भी चेंजेस करना है। तो ये हो जाता है आपका पहला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेज़र के लिए भी आप इसी प्रकार सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे जो मैंने विंडो बनाकर दिखाया वैसे। चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पे इसके दोनों के अंतर्गत जो है कुछ पॉइंट्स है वो आप देख लेना, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, विभिन्न प्रकार के अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं। देखिए जब हम नॉर्मली यानी मैनुअली अकाउंटिंग करते हैं तो मैनुअली अकाउंटिंग में क्या होता है, आपका जर्नल होता है। जर्नल का मतलब होता है डेली के डेली जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लेखा जोखा करने के लिए एक बुक होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, जर्नल बोल देते हैं। और वहाँ पे आपका डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से क्या होते हैं, डीआर और सीआर के हिसाब से एंट्रीज होती है। पर अगर बात करें हम किसकी, टैली की, तो टैली में जर्नल
का कॉन्सेप्ट तो है, परंतु जर्नल को बदलकर किस में बदल दिए गए हैं, वाउचर्स में। तो वाउचर्स जो है एक प्रकार से जर्नल ही है, परंतु यहाँ कैटेगरी वाइज हो जाती है। जैसे मान लो सेल्स के लिए सेल्स जर्नल, ठीक है, परचेज के लिए परचेज है, मतलब वाउचर है, कुछ पेमेंट हुई है, रिसीप्ट हुई है, इसके अलावा बैंक और इसके अलावा अन्य जो एंट्री हुई है, सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी हो जाती है, उन्हीं को बोल देते हैं वाउचर। जैसे कि पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर है, कॉन्ट्रा है, जर्नल है, परचेस है, सेल्स है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब क्या है, ये सब वाउचर के प्रकार है। तो वाउचर के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। चलिए हम एंट्री भी करेंगे यहाँ पे। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे मैं सीधे चलता हूँ टैली में, तो आप जो है इसके बारे में डेफिनेशन लिख दीजिए और इस प्रकार विंडो बना सकते हैं। तो टैली में जो वाउचर के प्रकार है, एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैं आपको ध्यान से यहाँ पे, ताकि हम आगे चल के इसकी एंट्री कर सकें। तो सबसे पहले अगर बात करें हम पेमेंट वाउचर की, यानी कि जितनी भी भुगतान नगद या बैंक के माध्यम से अगर भुगतान किया जाता, किसी को पेमेंट की जाती है, तो इस वाउचर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे बिल का भुगतान किया, कर्मचारियों को वेतन दिया, बिजली बिल दिया, तो एक आध एंट्री करके देखते। जैसे मान लीजिए हमने 10,000 का बिजली बिल भुगतान किया, तो हम सीधे चलते कहाँ पे, टैली में। और टैली में चलने के बाद देखिए गेटवे ऑफ टैली में चले और यहाँ पे अकाउंट इन्फो के नीचे जाना है, अकाउंटिंग वाउचर्स एंटर करना है। तो आप राइट साइड में देखेंगे, आपको सारे वाउचर की लिस्ट देखेगी, जिसके सामने शॉर्टकट की भी दी है फंक्शन की, तो इसको आप समझ सकते हैं। तो अभी हम करंट में पेमेंट वाउचर में है, तो अकाउंट में हम लिखेंगे क्या, मान लीजिए हमने कैश लिखा, कैश के थ्रू कर रहे हैं, तो कैश के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, मान लो हमने क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर हम कौन सा बिल दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपको बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना दिए, मान लीजिए हमने 1500 दिए। तो हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है कैश का, वो दिख रहा है 7,000, और एंटर करें। एंटर करके और दे सकते हैं एक साथ हम, ठीक है, मल्टीपल हम एक ही देते हैं, और यहाँ नरेशन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ठीक है। और उसके बाद हम जो है एंटर करेंगे तो यस हो जाएगा। तो ये हमारा पेमेंट में क्या हो गया है, एक है ट्रांजेक्शन हो चुका है। आगे चल के हम देखना भी देखेंगे कि भाई किस प्रकार इसको देख सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं, वापस चल के हम देखते हैं कि भाई यहाँ रिसीप्ट वाउचर दिया। रिसीप्ट वाउचर मतलब नगद या बैंक में जो भी राशि प्राप्त होती है, वो होती है आपकी रिसीप्ट वाउचर में। जैसे ग्राहक से प्राप्त हुआ, बैंक से ब्याज प्राप्त हुआ, तो ये चीज़ हो जाए। जैसे ग्राहक से 15,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई, ग्राहक मतलब कस्टमर। तो चलिए हम रिसीप्ट वाउचर में करते हैं। जैसे यहाँ चलेंगे तो देखिए F6 इसकी शॉर्टकट है। यहाँ चले तो यहाँ पर आपको लिखना है किससे प्राप्त हुए, मान लो कैश प्राप्त हुए, तो कैश प्राप्त हुए या बैंक में प्राप्त हुए वो आपने लिख दिए। इसके अलावा हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर से हमको प्राप्त हुए, ग्राहक से प्राप्त हुए मतलब कस्टमर से प्राप्त हुए, कितने प्राप्त हुए भाई, कस्टमर से हमको 10,000 रुपये या 15,000 रुपये प्राप्त हुए। ये 15,000 रुपये प्राप्त हुए, देखिए ऑन अकाउंट। इसके बाद आप इसकी डिटेल डाल सकते हैं, बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल के लिए भी आगे क्वेश्चन आएगा, तो इस प्रकार आप जो है इस विंडो को बना सकते हैं। एंटर करें, और कुछ प्राप्त हुआ तो ठीक है, नहीं तो एंटर कर दो या नरेशन लिख दो, कस्टमर से प्राप्त हुआ उस प्रकार, और एंटर करोगे सेव हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका रिसीव वाउचर। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा वाउचर जो हो जाता है, क्या करता है, ये नगद और बैंक के बीच में, मतलब कैश और बैंक की जितनी भी एंट्री हो जाती है, जैसे बैंक में जमा किए, बैंक से निकाले, ये सारे काम जो है किसके अंतर्गत आ जाते हैं, कॉन्ट्रा में। यानी कि कैश से बैंक, मतलब बैंक में पैसा जमा करना या बैंक से कैश निकालना। जैसे बैंक में 20,000 रुपये जमा करे, तो चलिए हम जो है कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत चलते हैं। कॉन्ट्रा में चले तो यहाँ अकाउंट, अकाउंट में लिखना है कि भाई हमको जो है एक प्रकार से कैश, और कैश हमने जमा करे हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट, और यहाँ लिख दी हमने 5,000 रुपये। छोटा छोटा एंट्री करके देख रहे हैं हम कैसे करे हैं, चेक से करे हैं, जैसा भी हम इस प्रकार से एंट्री कर देंगे और उसके बाद नरेशन लिख के सेव कर देंगे। तो बैंक और कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्री है वो कहाँ आ जाती है, कॉन्ट्रा में आ जाती है। इसके अलावा जर्नल वाउचर, तो ऐसे लेन देन जो नगद है या बैंक से सीधे, नगद और बैंक से सीधे ना होकर रिकॉर्ड करने के लिए होते हैं। जैसे प्रीपेड खर्च है, एडजस्टमेंट एंट्री है, डेप्रीसिएशन है। तो डेप्रीसिएशन खर्च 5,000 रुपये रिकॉर्ड करना है, मतलब रिकॉर्ड बस करना है, तो उसके लिए हो जाता है जर्नल। तो जर्नल में जाएंगे और जर्नल में जाके हम देखें यहाँ डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन लिखें, और उसके बाद हम जो है यहाँ पे लिख देते हैं जैसे 5,000, और 5,000 लिखे, यहाँ पे टू करना है, टू करना है, और टू किस पे हुआ है, फर्नीचर पे, यानी कि फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि समय के बाद उसकी कीमत घटते रहती है। तो एंटर करें, ये देखिए हमने डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर दिया, और कहाँ किया है, जर्नल में, यानी कि ऐसी चीज़ जो सीधे नगद नहीं होती है।
नेक्स्ट वाउचर देखने को मिल जाता है हमें परचेज वाउचर। परचेज का मतलब हो जाता है जितनी भी माल और सामान की खरीदारी होती है वो सब इसी में दर्ज की जाती है। जैसे मान लीजिए 50,000 का सामान हमने खरीदा। अब स्टॉक से रिलेटेड, हम स्टॉक से रिलेटेड बाद में बात करेंगे, पर फिर भी मैं आपको जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको परचेज से रिलेटेड काम करना, तो परचेज वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे देखिए सप्लायर का इनवॉइस नंबर मान लीजिए 101 हमने कर दिए, डेट डाल दिए, पार्टी का नेम, उदाहरण के लिए हमने मोहित कुमार से जो है परचेज करे हैं। और यहाँ पे देखिए अदर रेफरेंसेस के अंतर्गत उसकी जानकारी वगैरह जो भी भरना है आपको वो भर सकते हैं। साथ ही आप जो है परचेस लेज़र, यहाँ पे परचेस लेज़र सेलेक्ट करें। अब क्या क्या चीज़ आपने खरीदे हो उसकी डिटेल डालना। जैसे मान लीजिए आपने टीवी खरीदा, मैंने ऑलरेडी स्टॉक बना कर रखा हूँ, अभी 5 यूनिट हमारे पास में है। टीवी खरीदा तो गोडाउन का नाम लिखना है। गोडाउन मतलब आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे कौन से गोडाउन से खरीदा, आगे हम गोडाउन बनाना भी देखेंगे। जैसे छिंदवाड़ा से खरीदा, चौरई मेन लोकेशन कहाँ से खरीदा, तो मेन लोकेशन हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर छिंदवाड़ा में हम कर देते हैं। कितनी क्वांटिटी हमने खरीदे, 20 खरीदे। कितने रुपए के हिसाब से खरीदे, तो यहाँ पे आपको देना है। जैसे उदाहरण के लिए हमने 14,000 रुपये के हिसाब से जो टीवी है वो खरीदे हैं, ठीक है, 280 की जो टोटल अमाउंट है। और यहाँ पे देखिए 20 नोज हो गई है, मतलब नंबर्स हो गए हैं, एंटर करें। यहाँ देखिए टोटल अमाउंट भी आ गया है, एंटर करें। और कुछ खरीदे तो यहाँ पे डिटेल दे दो, पर हमारे पास स्टॉक की जो है सिर्फ टीवी है, ठीक है। स्टॉक बनाना भी आगे देखेंगे। इसके बाद हमने एंटर करे, नरेशन लिखे और ये इस प्रकार एंटर कर दी, हमारी परचेस की एंट्री हो गई है। इसी प्रकार सेल्स वाउचर जो है बेचने के लिए होता है। सेल्स में हम गए, पार्टी का रेफरेंस नंबर मान लीजिए 102 जो भी डालने, उसके बाद हमने अरविंद को भेज दिए या फिर कस्टमर को भेज दिए, जो भी है हमारा। जैसे कस्टमर है, कस्टमर की डिटेल देखिए यहाँ पे डिलीवरी नोट वगैरह सारी चीज़ें हमको यहाँ पे डिटेल देना होता है। ऑर्डर नंबर जो भी है, ठीक है, वायर्स का जो भी इस प्रकार से डिटेल है सारी चीज़ें हम यहाँ से भर देंगे। सेल टैक्स नंबर अगर है तो वो भर दीजिए, स्टेट भर दीजिए, एंटर करो। और यहाँ पर सेल्स अकाउंट यानी सेल्स लेजर सेलेक्ट करें। और हमारे पास टीवी है तो टीवी हमने भेज दिए, मान लीजिए हम टीवी भेज देते हैं 15 यूनिट, ठीक है। गोडाउन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले हमारे कहाँ कहाँ देखिए, हमारे पास छिंदवाड़ा और मेन लोकेशन में क्या है, टोटल 25 यूनिट है। तो हम छिंदवाड़ा लोकेशन से कितनी क्वांटिटी बेच देते, 15 क्वांटिटी बेच देते। 15 को बेच देते हैं हम किसके हिसाब से, यहाँ बेच देते हैं हम जो है 20,000 के हिसाब से बेच देते हैं, 14 के हिसाब से खरीदे हैं। तो यहाँ पे हम जो है एंटर कर देते हैं, ठीक है। या फिर आप जो है यूनिट जो 20 है, 20 को क्या कर दो, 21,000 कर दो। ये 21,000 के हिसाब से हम जो है इसको बेच देते हैं। यहाँ 315 जो आपकी टोटल अमाउंट हो गई। और बेचना है, जैसे मान लीजिए आपको कहाँ से, ये मेन लोकेशन से भी बेचना है। मेन लोकेशन से कितनी बेचना है, मान लीजिए 3 बेचना है, तो 3 बेचना है 21,000 के हिसाब से, इसकी भी हो गई। एंटर करो, यहाँ टोटल अमाउंट आएगा 378 और आप एंटर करोगे, उसके बाद आपका जो सेल्स की एंट्री हो चुकी है। तो ये हो जाता है परचेस और सेल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सेल्स भी समझ में आ गया। अब डेबिट क्रेडिट नोट कुछ है नहीं अलग से, इसके लिए सिंपल सी बात है, जब क्रय वापसी यानी कि परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न होता है तब ये जारी किया जाता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। जैसे मान लीजिए ग्राहक को 2,000 रुपये का डेबिट नोट दिया, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए रिटर्न की गई वस्तु, और यहाँ पे विक्रेता को रिटर्न की गए सामान, यानी विक्रेता से 3,000 रुपये का क्रेडिट नोट लेना है। तो ये चीज़ के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ये आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। यहाँ उदाहरण भी देख सकते हैं, देखिए हमने जो एंट्री करे हैं ना, वही आपकी देखने को मिलेगी। जैसे बैंक खाते से बिजली बिल दिया, कैश से दिया या बैंक से दिया है। अगर बैंक से दिया है तो आपका जो है किस में आ जाएगा, मतलब एक प्रकार से पेमेंट में ही आ जाएगा, बैंक से दिया है तो। और कैश से दिया है तो भी पेमेंट में आ जाएगा। रिसीव वाउचर में प्राप्त हुए नगद, कॉन्ट्रा में बैंक और कैश दोनों के जाएंगे। जर्नल में आपके एक प्रकार से रिकॉर्ड किए जाने वाली एंट्री हो जाती है, 5,000 डेप्रीसिएशन। परचेस में आपका क्रय किया है, ठीक है, जीएसटी के हिसाब से क्रय किया है, वो आगे हम देखेंगे। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट ये आपको देखने को मिल जाता है। सेल्स वाउचर हमने देख लिए। आई होप सारे वाउचर आपको समझ में आ गए होंगे। आप सारे को जो है यहाँ पे एक प्रकार से पढ़ लेना। अगला जो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, टैली में अकाउंट्स लिस्ट यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट या अकाउंट लिस्ट को समझाइए। तो इसके पहले भी हमने देखे थे, पर एक बार ओवरव्यू में बता देता हूँ। जैसे आप लेज़र बनाते हो, तो लेज़र बनाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है कभी कभी कि कौन सा जो ग्रुप है यानी कौन सा अकाउंट है किस ग्रुप के अंतर्गत आएगा। जैसे कैपिटल अकाउंट कैपिटल के अंतर्गत आएगा। ड्राइंग्स यानी कि आहरण, खुद के खर्च के लिए जो पैसे होते हैं वो आहरण कहलाता है, तो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही आएगा क्योंकि पूंजी में से निकाले हैं। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये भी कैपिटल में आएगा, यानी कि जितनी भी चीज़ है सब कैपिटल में आएंगे। फिर बैंक लोन सिक्योर्ड लोन में आएगा।
अनसिक्योर्ड लोन में आएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो सेंट्री क्रेडिटर्स, यानी कि अगर मान लो भविष्य में किसी को हमको पैसे देना है, जैसे मोहन या श्याम जिसको भी, तो वो क्रेडिटर्स में आएगा, यानी कि उधारी। उसके अलावा आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि अदत्य व्यय, जो भविष्य में हमको देना है, तो वो करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। भविष्य में मतलब 2-4 दिन में, 10 दिन में, जब भी देना। ड्यूटीज़ एंड टैक्स करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। टीडीएस में देखें तो ड्यूटीज़ एंड टैक्स में आएगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर से एडवांस मिला है तो वो करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। बिल्डिंग, ये फिक्स्ड एसेट में आएगा। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट में। कंप्यूटर, लैंड है, ये सब फिक्स्ड एसेट में आएंगे, यानी कि जो आपकी स्थायी संपत्तियां होती है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट में आएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट में। किसी से पैसे प्राप्त होना है, यानी कि भविष्य में कोई कस्टमर हमको पैसे देगा तो वो सैंडरी डेप्टर्स में आएगा। सप्लायर से एडवांस प्राप्त हुआ है तो लोन और एडवांस एसेट में आएगा। कैश इन हैंड में आएगा, यानी कि हाथ में पैसे या हमारे पास तिजोरी में पड़े हैं। बैंक अकाउंट बैंक में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स में आएगा। फिर उसके बाद देखिए इनपुट जीएसटी, आउटपुट इनपुट जीएसटी, ये सब ड्यूटीज़ एंड टैक्स में आएंगे, ठीक है। एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी है। इसके अलावा परचेस की बात करें तो परचेस अकाउंट में फ्राइड इनवर्ट है, बेजेस है, रेंट है, ये जो इतनी फ्राइड इनवर्ट और ये आवक गाड़ी भाड़ा जो भी है, मतलब गाड़ी भाड़ा दिया हमने सामान लाने के लिए कारखाने तक, और मजदूरी, ये सब क्या है, डायरेक्ट में आएगा। रेंट है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, टेलीफोन है, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। फिर सेल्स अकाउंट में आएगा। एक्सपोर्ट सेल्स, ये सेल्स अकाउंट में। फिर इंटरेस्ट रिसीव, यानी कि ब्याज प्राप्त हुआ तो इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। कमीशन, डिस्काउंट, ये सब इनडायरेक्ट में आएंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये आएगा प्रोविज़न में, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी प्रोविज़न में आएगा। दिल्ली, ये गोडाउन देखिए यहाँ पे, दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, ये सब ब्रांच के अंतर्गत आएंगे। सस्पेंस अकाउंट सस्पेंस में आएगा। राउंडिंग ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। आउटपुट जीएसटी, ये सब ड्यूटीज़ एंड टैक्स में आएंगे। आउटपुट जीएसटी जितने भी हैं, और जीएसटी पेबल ड्यूटीज़ एंड टैक्स में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, बैंक सामंजस्य और ब्याज की गणना कैसे की जाती है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो बैंक सामंजस्य का मतलब सिंपल आप समझ जाओ, जैसे मान लीजिए हमारे जो कंपनी है, कंपनी में 2 प्रकार की एंट्री होती है, कैश की और एक होती है बैंक की। तो जब हम देखना चाहते हैं कि दोनों में कोई मिसमैच तो नहीं है, दोनों में मिलान के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बैंक सामंजस्य, यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन करना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक की। तो दोनों में हम एक प्रकार से अंतर देखना चाहते हैं तो बैंक सामंजस्य विवरण देख लेते हैं। साथ ही क्यों जरूरी है, बैंक स्टेटमेंट और कंपनी के बैंक अकाउंट में होने वाली जो विसंगतियाँ, यानी कि मिसमैच को पहचानने के लिए, गलतियों को पहचानने, धोखाधड़ी, बुकिंग में त्रुटियों को पकड़ने, यानी कि एरर्स को पकड़ने के लिए, वास्तविक बैंक बैलेंस, कंपनी के अकाउंट के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए। उसके बाद इसके स्टेप्स की अगर बात करें तो गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते कहाँ पे, मेन गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद नीचे जाना है अकाउंट बुक, ठीक है। अकाउंट बुक में जाना है तो देखिए कैश और बैंक बुक दिख रही है, ऐसे एंटर करोगे तो दोनों में आप जो है यहाँ पे जो भी चीज़ें होगी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्टेप्स आपको लिखना है, और बाकायदा ये विंडो जो दिख रही है सामने, इन विंडो को बनाते चलना है ताकि आंसर थोड़ा अच्छा लगे। तो ये हो जाता है हमारा डिस्प्ले करने का तरीका। इस देखिए बैंक स्टेटमेंट के साथ मिलान, तो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट में दर्ज लेन देन की सूची टैली की लेज़र एंट्री दिखाई देगी। चेक करें कि कौन कौन सी एंट्री में बैंक स्टेटमेंट में मेल खाती है टैली की एंट्री। जो भी एंट्री मिसिंग है उसे अपडेट करें या नोट करें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है बैंक रिकन्सिलेशन के अंतर्गत। तो यहाँ मैंने विंडो नहीं बनाया, पर विंडो आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन की अगर बात करें तो हमें देखने को मिल जाता है 2 प्रकार के इंटरेस्ट। एक साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम बटा 100 देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसमें देखना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन को ऑन करना होता है। तो चलिए हम जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है टैली का गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ मिल जाता है लास्ट में F11 कंपनी फीचर। तो इसको समझ लीजिए एक बार। इस पर F11 पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए कंपनी फीचर्स का एक मीनू आएगा, जिसमें अकाउंटिंग फीचर्स
और उसके बाद इन्वेंट्री है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन है, टीएसएस फीचर्स है, एड ऑन फीचर्स। तो हमारे पास 2-3 काम के हैं शुरू वाले। जैसे टैक्स से रिलेटेड काम करना है तो आपको नीचे जाना है, टैक्स यानी कि कौन सी कंपनी, टेस्ट कंपनी। टेस्ट कंपनी में देखिए इनेबल जीएसटी, अगर आप यस करते हो तो जीएसटी ऑन हो जाता है, ठीक है। इनेबल वैल्यू एडिट टैक्स, ये ऑन करना है। एक्साइज को ऑन करना है। इसके अलावा इनेबल सर्विस टैक्स को ऑन करना है। तो हमारे पास एक्साइज और जीएसटी 2 ही चीज़ ज़रूरी थी। बाकी उसके अलावा जो है आप देखिए टीडीएस को भी ऑन कर सकते हैं। देखिए टीडीएस को, टीडीएस इनेबल कलेक्टेड ऑफ सोर्स, इस प्रकार से सब ऑन करने के बाद आप कंट्रोल ए यानी कि सेव करोगे, आपकी कंपनी में टैक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें ऑन हो जाएगी। इसके बाद इन्वेंट्री अकाउंट से रिलेटेड देखते हैं। तो अकाउंट से रिलेटेड देखेंगे, टेस्ट कंपनी में जाएंगे। टेस्ट कंपनी में जाओगे तो देखिए मेंटेन अकाउंट ओनली, तो नो कर दो। नो क्यों? क्योंकि अकाउंट ओनली मेंटेन करोगे तो इन्वेंट्री की फीचर्स इसमें नहीं मिलेगी, तो इसलिए हमने क्या करे, इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री यस, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक्सपेंसेस अकाउंट, इंस्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस, मल्टी करेंसी को ऑन करना है, यानी कि एक से अधिक देशों में आपको काम करना है तो आप क्या कर दो, यस कर दो इसको। इसके अलावा बिल वाइज डिटेल को मेंटेन करना, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, तो इसको आप यस कर सकते हो। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर सकते हो ब्याज की गणना के लिए। इसके अलावा पेरोल एम्प्लॉय मैनेजमेंट करना है, कॉस्ट सेंटर मैनेज करना है, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, देखिए यहाँ पे आपको कॉस्ट कैटेगरी मेंटेन करना है तो आप इसको यस कर दो। इनवॉइसिंग के हिसाब से देखिए रिकॉर्ड करना है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट को यस कर दो। क्यों? क्योंकि अभी दिख नहीं रहा था, अब दिखने लगेगा। इसके अलावा बजट तैयार करना अपनी कंपनी में तो आप यस कर दो बजट को। साथ ही आप बैंकिंग से रिलेटेड चेक प्रिंटिंग करना है, यस कर दो। अल्ट्रेशन ट्रांजैक्शन टाइप को अल्टर करना है, बैंकिंग फीचर्स को अल्टर करना है, तो इसके लिए भी आप यस कर सकते हो। इनेबल जीरो वैल्यूड ट्रांजैक्शन, मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल, ठीक है, इसको आप यस कर सकते हो। इनेबल कंपनी लोगो को आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारे जो है कंपनी फीचर्स है, आप कंट्रोल ए करोगे तो सारी चीज़ें आपकी सेव हो जाएगी। कहाँ पे? टेस्ट कंपनी में। इसके साथ ही इन्वेंट्री फीचर्स को समझ लीजिए। तो इन्वेंट्री फीचर टेस्ट कंपनी में गए, इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री यहाँ से हमारा ऑलरेडी। साथ ही स्टोरेज के लिए आप देखिए मेंटेन मल्टीपल को डाउन, यस कर सकते हो। स्टॉक कैटेगरी मेंटेन करना, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, तो इसको भी आप यस कर देना। जो भी ज़रूरत पड़ती है सभी को आप यहाँ से F11 में जाकर इन्वेंट्री, अकाउंट और टैक्सेशन तीनों चारों चीज़ों से मेंटेन कर सकते हो। साथ ही देखिए इनवॉइसिंग इनेबल कर दो, परचेस मैनेजमेंट यस कर सकते हैं आप, सेल्स मैनेजमेंट भी यस कर सकते हो। साथ ही आप देखिए अदर फीचर्स, ट्रैकिंग नंबर, रिजेक्शन मटेरियल, ये सारी चीज़ें आप यस नो यहाँ से कर सकते हो। कंट्रोल ए करेंगे और अब हम वापस जाकर देखेंगे कहाँ पे, अकाउंटिंग यानी गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग इन्फो में जाकर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड मिलेगी। जैसे ग्रुप और लेज़र तो ऑलरेडी रहते हैं और वाउचर टाइप रहते हैं, पर यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी भी आ गई, कॉस्ट सेंटर्स भी आ गए, ठीक है। कॉस्ट सेंटर में देखिए, कॉस्ट सेंटर में आपको जैसे कॉस्ट कैटेगरी में आप क्या कर सकते हो, देखिए प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, आप कॉस्ट कैटेगरी बना भी सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है आप बाउचर टाइप्स, बजट मेंटेन कर सकते हो कि भाई किस प्रकार कितना खर्चा होना चाहिए साल भर में, वो आप मेंटेन कर सकते हो। तो हम आगे देखेंगे। ऐसे टैक्सेशन से रिलेटेड देखिए एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, या टैक्स की यूनिट टीडीएस है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें हमने देखे और अकाउंटिंग फीचर्स के बारे में बात की। तो देखिए हम चलते कहाँ पे, हमारे जो पीपीटी है उसके अंतर्गत। तो टैली में ब्याज की गणना के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अकाउंट इन्फो में जाना है, लेज़र में जाना है और क्रिएट एंड अल्टर पर क्लिक करना है। तो हम सीधे चलेंगे कहाँ पे, अकाउंटिंग इन्फो, लेज़र में चले, लेज़र में आपको अल्टर में जाना है और यहाँ पर आप जाओगे तो कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए बैंक में चले, तो बैंक में चले तो बैंक में जाके देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ मिलेगी। देखिए एक्टिवेट इंटरेस्ट, तो आप यस पर क्लिक कर दो। यहाँ पे यस पर क्लिक करोगे तो यहाँ बाउचर टाइप, बैंक, सारी चीज़ें आपको डिटेल आएगी, आप इसको एंटर कर दो। किस प्रकार कितने परसेंट लगाना है वो भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना परसेंट लगाना, मान लो 5% लगाना, 12% लगाना, जो भी लगाना 30 दिन के अंदर। उसके बाद देखिए चेक प्रिंटिंग, जो है चेक बुक प्रिंट करना है, कन्फिगर करना है, सारी चीज़ आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको चेक बुक प्रिंट करना है, इसको आप देखिए किस प्रकार कितने नंबर है, इसको भी आप कन्फिगर कर सकते हो। चेक प्रिंटिंग के लिए आगे क्वेश्चन आएगा तो आप इस विंडो को बनाकर जो है अपना क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो ये हो जाता हमारा इस प्रकार से। विड्थ चेक की कितनी रहेगी, मान लीजिए चेक की विड्थ रहेगी 8
और ये हाइट कितनी रहेगी इसकी 4। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग लेफ़्ट सारी चीज़ें आप जो है डिटेल दे सकते हो। और डिटेल देने के बाद आप बाकी चीज़ें बैंक का नाम जो भी चीज़ रहेगी, GSTIN नंबर है तो उसको आप एंटर करो स्पेसिफाई करके और यस कर दो। तो ये हो जाता है हमारा क्या, इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड। दो प्रकार के इंटरेस्ट, एक प्रकार से होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, एक हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका महत्व आप पढ़ लेना एक बार कि भाई बैंक सामंजस्य एक प्रकार से नियमित रूप से करें ताकि अंतर तुरंत पता चल सके, ब्याज की गणना सही ढंग से करें ताकि कंपनी के वास्तविक लाभ हानि का पता चले, टैली में ब्याज की सेटिंग और बैंक रिकन्सिलेशन ऑप्शन का सही उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इनवॉइस ट्रांजैक्शन, जिसके अंतर्गत आपको एक्साइज इनवॉइस, एक्सपोर्ट इनवॉइस, बिल वाइज डिटेल इनके बारे में समझाना है। तो इसके बारे में ऑन ऑफ कैसे करना है, अकाउंटिंग फीचर्स वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया हूँ। अभी मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। तो एक्साइज एक प्रकार का टैक्स है जो उत्पादों के निर्माण यानी कि जब आपका प्रोडक्शन होता है तो उसके समय इसको लगाया जाता है। परंतु अब देखिए GST लागू होने के बाद एक्साइज मुख्य रूप से विशेष वस्तुओं तक सीमित रह गया है, यानी कि हर जगह कहाँ उपयोग, क्या उपयोग हो रहा है, GST। पर कुछ जगह आपका जो है एक्साइज अभी भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसको इनेबल करना पड़ता है। इनेबल करने के लिए मैंने बताया F11 आपको दबाना पड़ता है जो कीबोर्ड से फंक्शन की है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखोगे तो एक्साइज के सामने आपको यस करना पड़ता है। तो ये विंडो आपको बनाना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि F11 दबाएंगे, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे, इनेबल एक्साइज पर क्लिक करेंगे यानी कि यस पर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। निर्माता यानी कि प्रोडक्ट जो जो प्रोडक्ट करता है यानी कि निर्माण करता है कोई भी सामग्री का, कोई वस्तुओं का, उसके द्वारा जारी किया जाता है, एक्साइज ड्यूटी के विवरण को दर्शाता है। साथ ही इनवॉइस में एक्साइज रजिस्ट्रेशन नंबर, रेंज, डिवीज़न, कमिश्नरेट रेट, ये इस प्रकार की जानकारी देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ देखिए आपको ये देखिए स्टेप्स मैंने बताया, स्टैट्यूटरी एंड इन्फो आ जाता है, इसमें आपको जानकारी भरना है। और उसके बाद जो है सेल्स वाउचर में जाओगे तो उसमें आपको एक्साइज ड्यूटी खुद ब खुद लागू हो जाती है जब वाउचर एंट्री करते हैं। ऐसे एक्सपोर्ट जो इनवॉइस है उसकी अगर बात करें तो एक्सपोर्ट इनवॉइस उन व्यापारों में उपयोग किया जाता है जहां सामान भारत से बाहर या अन्य देशों में बेचा जाता है। इसमें GST के तहत IGST या जीरो रेटेड टैक्स यहाँ पे लागू होता है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो बायर्स यानी कि जो खरीदार होते हैं विदेशी होता है, ठीक है। इसके अलावा इनवॉइस में IEC कोड, पोर्ट डिटेल, करेंसी कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। GST के तहत टैक्सेबल एक्सपोर्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन चुना जाता है। इसको ऑन करने के लिए हमको देखिए यहाँ क्या जाना पड़ता है, F11 स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, इनेबल GST जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया। ये विंडो में आप देखोगे तो यहाँ पे विंडो में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए ये विंडो में आपको GST को ऑन करना पड़ेगा। तो ये विंडो आपको बना देना है यहाँ पे ताकि सारे जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब आपको क्लियर हो सके और अच्छे से आंसर यहाँ पे लिखा जा सके। बिल वाइज डिटेल के लिए भी आपको कहाँ जाना पड़ता है, F11 अकाउंटिंग फीचर्स, मेंटेन बिल वाइज डिटेल, और वही विंडो बना के आपको यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद इनका उद्देश्य लिख देना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आंसर आपका सुंदर दिखेगा, नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ग्रुप लेजर लागत केंद्र यानी कि बजट को कैसे तैयार किया जाता है ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले बजट की अगर बात करें तो बजट एक प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग है, यानी कि कंप्लीट रूप से एक वर्ष के अंदर हमको क्या करना है, यानी कि कितना खर्च करना है, कितना मतलब हर माह में कितना खर्च करना है, 3 माह में कितना खर्च करना है, वर्ष में कितना खर्च करना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या बनाते हैं, बजट। तो यहाँ पर ग्रुप लेजर या लागत केंद्रों के लिए एक निश्चित अवधि यानी कि मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक के लिए आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। तो एक प्रकार से वित्तीय नियंत्रण यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोल इसे बोला जाता है, मैनेजमेंट, इसके लिए जरूरी होता है बजट। तो बजट आपको पता ही होगा, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा साल भर में अगले साल में क्या करना है उसके लिए पूरी प्लान तैयार किया जाता है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ें तैयार की जाती है, उसी को बजट बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बजट बनाने के लिए क्या आवश्यकता होना चाहिए, कंपनी का डेटा लोड होना चाहिए, ग्रुप लेजर और लागत केंद्र पहले से बनाए गए होना चाहिए, बजट फीचर को ऑन करना चाहिए। ऑन करने के लिए आपको कहाँ जाना है, तो आप देखिए ये विंडो बना देना, गेटवे ऑफ टैली में जाना है, F11 में जाना है, अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ऐसे मत लिख देना कि मैंने जो दिखाया हूँ। फर्स्ट नंबर में आपको लिखना है गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, दूसरे स्टेप में लिखना है F11 फीचर्स, मतलब इसके लिए हम ऑन करेंगे। फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में लिखना है अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे। चौथी स्टेप में लिखना है आपको अकाउंटिंग फीचर्स में जाओगे तो वो जो विंडो बनाना वो लिखना और इनेबल यूज़ बजट एंड कंट्रोल को यस करना है। तो ये चीज़ देखने मिलेगी। फिर बजट बनाने के लिए आपको क्या जाना है, फिर से स्टेप्स 1 2 3,
ठीक है। और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट में आप क्या देखोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो ईयर है 25-26 डाल सकते हैं प्राइमरी, उसके बाद कब से कब तक का बनाना है, साथ ही आप जो है इसमें बजट के लिए अमाउंट भी सेट कर सकते हो। तो ये विंडो भी बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आंसर थोड़ा अच्छा लगे। इसके बाद देखिए कौन कौन से विवरण भरना है वो आप इसमें स्टेप्स में लिख सकते हैं। मतलब ये विंडो बनाना है, विंडो के नीचे आपको इस प्रकार के स्टेप्स लिखना है। बजट अमाउंट को आप मासिक भी रख सकते हैं और आपको त्रैमासिक भी रख सकते हैं, यानी 3 महीने के लिए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए ग्रुप परचेज के लिए आप जो है हर महीने 50,000 का बजट रखते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के लिए 10,000 प्रति महीने। लागत केंद्र के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए 1 लाख का कुल बजट रख सकते हैं। तो बजट की जांच रिपोर्ट के अंतर्गत देखें तो आपको डिस्प्ले करने को मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत। तो यहाँ टैली में चलेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में जाओगे और यहाँ पे स्टेटमेंट अकाउंट में जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा अकाउंट बुक में देखोगे तो आपको कैश बुक और बैंक बुक देखने मिलेगी, लेज़र का देख सकते हैं, ग्रुप समरी, ग्रुप बाउचर, सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, ये सारी चीज़ आगे देखने मिलेगी। ट्रायल बैलेंस देखना है, डे बुक, जर्नल एंट्री वगैरह देखना है, एक्सपेंसेस एक्सेप्शन रिपोर्ट देखना, लिस्ट ऑफ अकाउंट देखना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश फंड फ्लो देखना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देखना है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे TDS रिपोर्ट, एक्साइज रिपोर्ट, GST रिपोर्ट। तो ये सारी चीज़ आपको डिस्प्ले मीनू के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। तो बजट क्या होता है, बजट हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं और विंडो बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपको देखने मिलेगी टैली में वाउचर क्लासेस कैसे बनाते हैं, इनवॉइस एंट्री कैसे करते हैं। तो देखिए वाउचर क्लास बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है अकाउंटिंग इन्फो में और किसी भी वाउचर टाइप में जाना पड़ता है। वाउचर टाइप में जाओगे, अल्टर में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने मिले जैसे सेल्स में गए तो सेल्स में जाओगे तो सेल्स में जाकर ये सारी जानकारी तो आप भरी भराई है। ये जो वाउचर क्लास है, यहाँ वाउचर क्लास में जाके आप जो है रिटेल लिख सकते हैं, मतलब रिटेल करके इस प्रकार सेल लिख सकते हैं। इसकी डिटेल यहाँ पे भर दो, क्या क्या चीज़ है, सारी चीज़ भरने के बाद आप इसको एक्सेप्ट कर दो। और जब आप इसकी इन्वॉइस की एंट्री करोगे, मतलब आप कहाँ जाओगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाओगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में क्या बोल रहा है, इन्वॉइस एंट्री कैसे करते हैं। तो इन्वॉइस एंट्री के लिए आप जो है कहाँ जाओगे, अकाउंटिंग बाउचर में। तो अकाउंटिंग बाउचर में जाओगे तो सारी चीज़ें सेट करने का है, बिल वाइज डिटेल, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है, इन्वेंट्री एंट्रीज है, टैक्स डिटेल है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी इनवॉइस के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए आपको परचेस में जाना है तो परचेस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। चलिए बाउचर एंट्री करना तो देख ली, इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना और ये जो है आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बिल वाइज डिटेल हमने ऑलरेडी पहले देख लिए। अब एक क्वेश्चन और आता है कि इंटरनेट की मदद से टैली डेटा की ईमेलिंग और वेब पब्लिशिंग के बारे में समझाइए। तो अगर टैली के डेटा को ईमेल करना है, पहले तो बात होती है एक्सपोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, तो जब भी हम कोई डाटा पे जाते हैं, उदाहरण के लिए हम चलते हैं डिस्प्ले में और डिस्प्ले में जाकर डे बुक में जाते हैं तो हमारे पास में जितनी भी हमने एंट्रीज करे हैं वो दिख रही है। तो ऊपर साइड देखिए मीनू दिख रहा है, ईमेल और एक्सपोर्ट। तो नॉर्मली हम ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए यस कर देंगे। पर ईमेल के लिए पहले ईमेल ऑन करना होता है, ध्यान रखिए। ईमेल ऑन करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ता है, F12 में। F12 देखिए कंपनी कॉन्फ़िगरेशन, इस पे जाओगे और यहाँ जाओगे देखिए ईमेलिंग ऑप्शन दिख रहा है। ईमेलिंग में जाओगे, यहाँ पे आपको ईमेल सर्वर जीमेल सेलेक्ट करना है, उसका पोर्ट सेलेक्ट करना है, SSL यस करना है, ईमेल आईडी डालना है। ठीक है। उसके अलावा आपको डाटा किस प्रकार का फॉर्मेट में भेजना है वो सारी चीज़ सेट करने के बाद आपको क्या करना है, यस कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा हूँ। आप देखिए इसके बारे में विंडो बना सकते हैं। जब आपको विंडो आए तो इस प्रकार विंडो बना दीजिए और उसके बाद मेल सर्वर जब सेट हो जाता है तो आपको क्या करना है, अल्टर ई पुराने में था पर अभी नॉर्मली क्या होता है, डिस्प्ले में जाओगे, डे बुक में जाओगे, ठीक है, ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए पहले ईमेल और ईमेल में जाओगे, देखिए सारी चीज़ें आपकी जानकारी फिल होती है और यस कर दोगे, मेल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप कहाँ जाओ, एक्सपोर्ट में। और एक्सपोर्ट में जाने के बाद देखो ध्यान से, यहाँ देखिए लैंग्वेज क्या है, डिफ़ॉल्ट। फिर उसके बाद आपका जो डाटा है वो डाटा किस प्रकार का जाएगा वो भी दिख रहा है। XML जाएगा, PDF, JPG, HTML,
एक्सेल या एस्की फॉर्मेट, तो आपको जाना कहाँ पे, वेब पब्लिशिंग। तो वेब पब्लिशिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसकी लोकेशन सेलेक्ट करना है। देखिए HTML आ गया, रेजोल्यूशन क्या रखना है, सारी चीज़ें करने के बाद आप जो है यस कर दोगे। यस करोगे तो देखिए आपका जो डेटा है वो वेब पब्लिशिंग में, ये देखिए इस प्रकार से वेब पब्लिशिंग में चला जाएगा। तो अलग से ये पब्लिश हो चुका है, ठीक है, HTML फॉर्मेट में। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों चीज़ आपको बता दिया, कौन कौन सी, डेटा की ईमेलिंग करना, डेटा को एक्सपोर्ट करना और वेब पब्लिशिंग करना। तो अगर आगे से कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आए तो आप इनको जो है लिख सकते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा वेब पब्लिशिंग और ईमेलिंग, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ हो जाती है सेकेंड यूनिट हमारी कंप्लीट। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हमने बहुत सारी वाउचर एंट्रीज और टूल्स के बारे में बात की है। अगली जो यूनिट है वो देखने को मिल जाती है हमें यूनिट 3। यूनिट 3 के अंतर्गत आपको रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल एनालिसिस देखने को मिल जाता है। तो मेन मुख्य रूप से कोई भी चीज़ जब टैली में आप आंसर लिखोगे तो अभी तो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, अभी हमको कोई व्यापार मेंटेन नहीं करना। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जब भी कोई चीज़ आए तो उसकी डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। डेफिनेशन के अलावा कुछ चीज़ पूछा है, जैसे विशेषता पूछ लिया है, उसके लाभ हानि पूछ लिया है, इसके अलावा आपको जो है उसके स्टेप्स पूछ लिया है, तो स्टेप्स के अंतर्गत डायलॉग बॉक्स या विंडोज़, ये सारी चीज़ आपको बनाते बनना चाहिए, तब आपका आंसर जो है सही मायने में कंप्लीट कहा जाएगा। चलिए बात करते हैं यूनिट 3 के अंतर्गत पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल जाता है, टैली में बैलेंस शीट, बोले तो चिट्ठा, जो मतलब एक प्रकार से अंतिम खाते होते हैं जो लास्ट में, यानी कि लास्ट में तैयार किए जाते हैं व्यापारिक वर्ष के, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों चीज़। जैसे मैनुअल अकाउंटिंग की अगर बात करें तो वहाँ पे व्यापार खाता यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता था, परंतु यहाँ पे हमारे पास में टैली में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ ही ट्रेडिंग अकाउंट देखने को मिल जाता है, और एक हो जाता है बैलेंस शीट। तो ये दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है ये चीज़ आपको बताना है। तो बैलेंस शीट एक प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि किसी व्यवसाय की एक निश्चित तिथि पर उसकी संपत्ति यानी कि जो एसेट्स होती है और देनदारियाँ बोले तो लाइबिलिटीज़, और जो मालिक की पूंजी होती है जैसे ऑनर की इक्विटी बोलते हैं, इनका सारांश देती है, एक प्रकार से स्नैपशॉट हो जाती है कंप्लीट रूप से। और अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट भी इसे कहते हैं। नॉर्मली अगर बात करें तो इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक वित्तीय विवरण होता है जो किसी विशेष अवधि के दौरान व्यवसाय की आय यानी कि रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस होता है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, इन सब की रिपोर्ट देता है, यानी कि परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देने का काम कौन करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे इनका विवरण है, विवरण एक बार आप पढ़ सकते हैं। जैसे इसका महत्व क्या है बैलेंस शीट का, तो वित्तीय स्थिति की जानकारी है, जो लाभ हानि का है उसका पता लगाया जाता है। इसके साथ ही आप देखोगे तो आपको निर्णय लेने में मदद मिलती है कि किस प्रकार स्थिति है व्यापार की, आगे कैसे काम करना है। टैक्सेशन के लिए ज़रूरी है, और उधारदाता एवं निवेशक के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। कैसे बनती है, तो बनाने का कोई ऐसा महत्व नहीं है, बस ये बनी बनाई मिल जाती है, देखते कैसे हैं वो आपको मैटर करता है। तो आपको जाना है टैली में, और टैली में जाने के बाद आप जाओगे गेटवे ऑफ टैली में। तो गेटवे ऑफ टैली में जाओगे तो रिपोर्ट सेक्शन में जाकर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी भी यहाँ मिल जाती है, रेशो एनालिसिस भी। तो हमारे पास बात की जा रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो यहाँ पर जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में चले तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, देखिए इनडायरेक्ट इनकम, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, 1,36,500 का। तो प्रॉफिट और नेट लॉस को दिखाने का काम करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके स्टेप्स आप लिख सकते हैं किस प्रकार जाते हैं, और इसका जो विवरण है ये बनाकर आप दिखा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट जो है आपके पास में चिट्ठा, बोले तो आपका बैलेंस शीट। तो रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, और इसके बाद आपका जो है जो लाइबिलिटीज़ और जो संपत्ति होती है, जैसे एक तरफ देखेंगे कैपिटल, लोन, करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस, सारी चीज़ आप दिख गए, और करंट एसेट दिख गए। तो सारी चीज़ मिलाकर दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, तब ये कहलाता बैलेंस शीट। नाम ही इसका बैलेंस शीट है, लाइबिलिटीज़ एसेट्स, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाकर बताइए आप, ताकि एग्ज़ाम में आपको जो है अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। रियल एग्जाम्पल के अंतर्गत आप देखें तो कुछ एग्जाम्पल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ये सारी चीज़ हमने देख ली है। बैलेंस शीट के अंतर्गत ये सारी चीज़ दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा रेशियो एनालिसिस, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, इनके बारे में बताइए। तो रेशियो एनालिसिस क्या है, रेशियो एनालिसिस वित्तीय रिपोर्ट के आंकड़ों का विश्लेषण करता है।
ठीक है, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति, लाभप्रदता, स्थिरता और कार्यक्षमता का पता चलता है। विभिन्न अनुपात जैसे रेशो में जो रूप में होता है, जो दो या दो से अधिक आंकड़े देखने को मिल जाता है, यानी कि दोनों के बीच में संबंध। तो करंट रेशो हो जाता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो हो जाता है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हो जाता है। साथ ही आप देखोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये सारी चीज़ हमको कौन दिखाता है? रेशो एनालिसिस। इसका जो विंडो है, ये विंडो बनाना है आपको। विंडो के लिए आपको कैसे जाना है? आपको जाना गेटवे ऑफ टैली में, आपको रिपोर्ट सेक्शन में जाना है, रेशो एनालिसिस पर एंटर करना है, आपके पास में विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। इस विंडो को आपको एग्जाम में बना देना है ताकि नंबर अच्छे से अच्छे मिल सके। दूसरी चीज़ हो जाती है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत आप देखोगे तो ट्रायल बैलेंस एक वित्तीय रिपोर्ट है जिसमें कंपनी के सभी खाते के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का सारांश होता है। इसका उद्देश्य यह जांचना होता है कि कुल डेबिट और क्रेडिट बराबर है या नहीं है, ठीक है, ताकि लेखांकन में त्रुटि का पता चल सके। तो इसमें देखिए लेजर अकाउंट होता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस इस प्रकार हो जाता है और दोनों का जो बैलेंस है वो बराबर आना चाहिए। इसका विंडो आप बना सकते हैं। विंडो के लिए क्या करना है? आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है। गेटवे ऑफ टैली में देखिए इस प्रकार से, और उसके बाद आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाओगे तो आपको सबसे ऊपर मीनू मिलेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में एंटर करोगे तो आपके पास में ट्रायल बैलेंस खुलकर आ जाएगा। पर्टिकुलर्स में आप देखोगे तो दोनों तरफ का डेबिट और क्रेडिट का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, यानी कि टोटल, तब आपका जो लेखा जोखा है वो सही रहेगा। तो इस प्रकार आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ बना सकते हैं। नेक्स्ट है कैश बुक एंड बैंक बुक। तो कैश बुक और बैंक बुक क्या है? यह वह बुक है जिसमें नकद के प्राप्त भुगतान की सभी एंट्रियां रिकॉर्ड की जाती है। यह नगद प्रवाह यानी कि फ्लो को ट्रैक करने का प्राथमिक साधन है। कैश बैंक बुक की अगर बात करें तो बैंक खाते से संबंधित सभी लेन देन, जमा, उसको मतलब विड्रॉल करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, चेक से भुगतान करते हैं, इन सबको देखने का काम करता है। तो यहाँ सिंपल कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो यहाँ पे इसके बारे में विवरण लिख सकते हैं और इसमें देखते कैसे हैं। तो आपको जाना है क्या? गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले में, और यहाँ जाओगे तो आपको जो है देखिए यहाँ पे कैश बुक और बैंक बुक देखने को मिल जाएगी। अकाउंट बुक के अंतर्गत आप देखोगे कैश और बैंक बुक, देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? कैश और बैंक बुक की। तो आपको इस प्रकार से इसका विवरण तैयार कर देना, जो भी एंट्री होगी इस प्रकार देखेगी डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है लेजर रिपोर्ट, जर्नल रजिस्टर, बिक्री यानी कि सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, इनको कैसे तैयार करते हैं? तैयार करने का कोई ऐसा है नहीं, ऑटोमेटिक तैयार रहती है, बस हमको देखना बनना चाहिए। तो लेज़र रिपोर्ट क्या हो जाती है? जितने भी हमने खाते तैयार करे हैं उनके बीच में ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, सारी चीज़ों को दिखाने का काम करता है। तो कैसे करेंगे? गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक, लेज़र। तो चलिए चलते हैं, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे लेज़र में। तो लेज़र हमारी सारी दिख जाएगी। मान लो कैश देखना है तो कैश की सारी एंट्री देखने को मिल जाएगी। इसी को हम एक्सपोर्ट, ईमेल सारा काम कर सकते हैं। वापस चलें तो वापस चलने के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है? नेक्स्ट इसके बारे में आप बना सकते हैं जर्नल रजिस्टर। तो यहाँ पे जर्नल रजिस्टर के अंतर्गत अगर देखें तो देखिए लेज़र के नीचे ही जर्नल रजिस्टर दिख रहा है। तो जर्नल रजिस्टर में देखेंगे तो देखिए जर्नल की एंट्री देखने को मिल जाएगी, कौन से उसमें करें, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, सारी एंट्री यहाँ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये विंडो बनाना नहीं भूलना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स रजिस्टर और परचेज रजिस्टर। तो इसी के जस्ट ऊपर दिया है सेल्स रजिस्टर, कितना कब कब खरीदे पूरा देखिए मंथ वाइज दिया है। एक ही मंथ में हमने काम किए तो एक दिख रहा है, दूसरे मंथ में जाकर हम देख सकते हैं। इसके बाद परचेज रजिस्टर में देखोगे तो परचेज का भी अपना एक दिख रहा है अप्रैल का। ठीक है, तो इस प्रकार हर एक मंथ का यहाँ टोटल डेबिट क्रेडिट देखने को मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हो गया सेल्स और परचेज रजिस्टर। इसके बाद इनके बारे में आप ओवरव्यू लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट श्रेणी कैटेगरी के बारे में बताइए। तो कॉस्ट सेंटर क्या हो जाते हैं? लागत केंद्र कंपनी के ऐसे डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट, सेक्शन होते हैं जिसमें एक्सपेंसेस ट्रैक किया जा सके। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हम जो है कंपनी के कौन से हिस्से में कितना खर्च हुआ है, इसमें मैनेजमेंट को जो है खर्च कितना कंट्रोल करने में मदद यहाँ पे करना है, सारी चीज़ें दिखाता है कौन? लागत यानी कि कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट कैटेगरी इसके अंदर होती है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसको ऑन करना पड़ता है। जब आप जाओगे F11 गेटवे ऑफ टैली में जाकर F11 प्रेस करोगे, अकाउंटिंग फीचर्स में जाओगे तो आप देखोगे कॉस्ट सेंटर को आपको करना पड़ता है यस, और ऐसे ही कॉस्ट कैटेगरी हो जाती है, कॉस्ट कैटेगरी को भी करना पड़ता है यस। तो दोनों चीज़ जब ऑन कर दोगे तो आपके पास में ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आपको जाना गेटवे ऑफ टैली में, अकाउंट इन्फो में जाना है, कॉस्ट सेंटर में जाना है और क्रिएट करना है। तो क्रिएट में जाकर पे डिपार्टमेंट
कर दो। सबसे पहले तो आपको कैटेगरी को क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट बना दिए, फिर 2 डिपार्टमेंट बना दिया आपने किसके अंतर्गत, कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और एक बना दिया आपने सेल्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ दोनों की विंडो बना दीजिए, उसके बाद आप जो है इसमें एंट्री कर सकते हैं। और इसका कंप्लीट अगर स्टेटमेंट देखना है तो आपको कहाँ से देखने को मिल जाता है, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, और कॉस्ट सेंटर देख सकते हैं, कॉस्ट कैटेगरी भी देख सकते हैं। तो इसके बाद ये देखिए इस प्रकार की विंडो आप बना सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका आंसर। कुछ नहीं करना है, स्टेप्स लिखना है और उसके बारे में डेफिनेशन और उसकी विंडो बनाना है, बस इतना काम करना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल और पेबल। रिसीवेबल मतलब हो जाता है कि भाई आपका जो एक प्रकार से करंट है, लाइबिलिटीज़ यहाँ देखने को मिल जाती है पेबल्स के अंतर्गत। जैसे हमको रेंट देना है अगले महीने, तो 5,000 का देना है, तो उसके लिए हमने एंट्री करे आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वो क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसी के बारे में रिपोर्ट देखना है, तो इसके लिए क्या करें, गेटवे ऑफ टैली में गए, डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में गए, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में और या पेबल में। तो इस पर बाद देखिए आपको इस प्रकार से गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मीनू, और उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसके बाद आपका जो मीनू आएगा आउटस्टैंडिंग का, रिसीवेबल, पेबल, लेज़र, ग्रुप, सारी चीज़ दिख जाएगी। आपको जो भी देखना है उसको आप देख सकते हैं और वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने मिल जाता है कैश फ्लो देखिए और फंड फ्लो देखिए। तो इसके लिए भी क्या करना है, देखिए कैश स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये स्टेटमेंट वह रिपोर्ट है जिससे जो किसी कंपनी के एक निश्चित अवधि में नकदी यानी कि कैश और कैश के इक्विवेलेंट मतलब उसके बराबर प्राप्ति और भुगतान को दर्शाती है। उद्देश्य क्या है, नकदी यानी कि कैश के आने और जाने का विवरण देता है, कंपनी की नकदी मैनेजमेंट करता है। यहाँ पर यह बताता है कि कंपनी के पास कितना कैश है, ये भी यहाँ देखने को मिल जाता है। ऐसे देखिए कैश फ्लो के 3 प्रकार हो जाते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग, उसके बाद फाइनेंसिंग। तो ये 3 कैश फ्लो देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ देखिए पर्टिकुलर इस प्रकार से फॉर्मेट देखिए इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं, फॉर्मेट भी आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फंड फ्लो की अगर बात करें तो फंड फ्लो एक प्रकार से किसी निश्चित अवधि में कंपनी के फंड यानी वर्किंग कैपिटल के में क्या परिवर्तन हुआ है उसको दिखाता है। तो कंपनी वर्किंग कैपिटल का सोर्स और उसको उपयोग को समझना, कंपनी के फंड को मैनेजमेंट की स्थिति को जानना यानी कि कंपनी के फंड मैनेजमेंट की स्थिति जानना लंबी अवधि के वित्तीय निर्णय के लिए उपयोगी होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में मुख्य रूप से निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे सोर्स ऑफ फंड क्या है, यूज़ ऑफ फंड क्या है, इसके बारे में आप देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण इस प्रकार बना सकते हैं और इसके मुख्य जो अंतर है वो देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। वापस चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ देखिए आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाकर देखोगे नीचे जाओगे कैश और फंड फ्लो मिलेगा। तो दोनों में आप देखिए दोनों को देख सकते हैं, कैश फ्लो देख सकते हैं और फंड फ्लो देख सकते हैं, दोनों का विवरण। और साथ में इनके डायलॉग बॉक्स जो भी विंडो आई है वो आप बना दोगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। जैसे इस प्रकार से विंडो आप बना देंगे तो आपको जो है आंसर काफ़ी ज़्यादा मतलब मजबूत हो जाएगा, आंसर भी अच्छा मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है एडवांस जर्नल ऑपरेशन, जिसमें देखिए उदाहरण के लिए हमने जो है किराया दिया था, मतलब हमने रेंट दिया था आउटस्टैंडिंग। तो रेंट दिया था मान लो 2,000, किसमें पॉज ये प्रकार से नॉर्मल हमने एंट्री करे। अगर हम इसको आउटस्टैंडिंग कर देते हैं और पीछे रेंट कर देते हैं तो रिवर्स हो जाता है, यानी कि एक एंट्री को उल्टा कर दिए किसमें, जर्नल के अंतर्गत, तो रिवर्सिंग जर्नल कहलाता है। यानी कि कोई भी जो आपका बैलेंस है वो नहीं दिखेगा, यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत जीरो दिखेगा, तो उसी को बोल देते हैं रिवर्सिंग जर्नल, ठीक है। जैसे हम यहाँ देखें रिवर्सिंग जर्नल एक ऐसा बाउचर हो जाता है जिसे अगले अकाउंटिंग पीरियड की शुरुआत में बनाया जाता है, यानी कि पहले तो उसको क्या दिखा दिए, उधारी, और बाद में उसको चुकाने के लिए हमने रिवर्स कर दिए, ठीक है, एंट्री को उलट दिए। इसके बाद क्यों ज़रूरी है, तो अस्थायी एंट्रीज यानी इसको साफ करने के लिए जो भी हमने आउटस्टैंडिंग जो व्यय थे वो आपको रोकने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत देखें गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे और जर्नल जो बाउचर है F7 पर क्लिक करेंगे, रिवर्सिंग एंट्री बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने रेंट दिए थे 2,000 आउटस्टैंडिंग, पर हम उल्टा कर दिए उसको, देखिए आउटस्टैंडिंग और रेंट, तो जो इस प्रकार से हमने एंट्री करे हैं वो जीरो दिखा रहा है। अगर हम फिर से एंट्री करते तो 4,000 हो जाता है, तो इसको बोल देते हैं यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर। भी इस प्रकार से देखें तो एक प्रकार से परमानेंट एंट्री नहीं होती, मेमोरेंडम एंट्री होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम टैली में चलते हैं और टैली में चल के जब हम बाउचर एंट्री में चलते हैं अकाउंटिंग बाउचर में, तो यहाँ देखिए आपको मेमो दिख रहा है, F10 प्रेस करके आप जो है क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल वाउचर यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं और पोस्ट डेटेड वाउचर भी यहाँ पे भर सकते हैं।
तो ये हो जाती है हमारी यूनिट थर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने मतलब यहाँ पे ज़्यादा कुछ कठिन नहीं था, सिर्फ देखना था स्टेटमेंट को। तो देखने से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट थी वो हमने देख ली। उसके विंडो आपको बनाना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। आप उनको बनाओगे तभी आपके आंसर जो है अच्छे मतलब कंप्लीट माने जाएंगे और नंबर भी अच्छे मिलेंगे।